Hello, good evening everyone. My name is CMS सरफराज। मैं लास्ट क्लास तक का कर रहा था। आगे को जो हम करने वाला टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर हमारे ये टू टाइप के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है। एक एक करके हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऐसे ट्रांजैक्शन जो जिनका इफेक्ट 12 मंथ से ज़्यादा हो, इफेक्ट जो है जिनका 12 मंथ से एक्सीड हो, उसको हम कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और रिवेन्यू जिनका जो इफेक्ट है वो विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर में हो, उसको हम रिवेन्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि बता रखा है इसमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपिटल एंड रेवेन्यू फंडामेंटल्स आर द importance to the correct and determination of accounting profit for a period, recognition of the business assets at the end of that period. Capital transaction having long term effect means after 12 months, means ये और आगे तक का इसका इफेक्ट चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शन। जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो नोन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जिसका है ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर रहता है उसके जैसे एग्जांपल है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज ए एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज अल्टरेशन यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर रखे हो हमने, इम्प्रूवमेंट कुछ इसमें हमने एडिशन करा हो ऑफ किसका, फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ ए कार to be used to be deliver goods is a capital expenditure included in the capital expenditure such as ये आपका delivery of fixed assets हो गया, installation of fixed assets, improvement but not repair of a fixed assets, improvement, और फिर आपका legal cost of buying property, demolition cost और architect fees, ये सारे जो है वो हमारे capital एक्सपेंडिचर के पार्ट हो जाएंगे। आगे है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर incurred in the running and management of a business, means शॉर्ट टर्म के जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे हमने कार जो परचेज करा है उसके जो रिपेयर या मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, जिसको यानी कि कार को या फिर पेट्रोल ये अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल और डीजल फॉर ए कार is a revenue expenditure. Other revenue expenditure, जो हमारे other revenue expenditure होंगे वो क्या हो सकता है, maintenance of a fixed assets, फिर उसके बाद administration of a business और selling and distribution expense, यानी कि जो अगर जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी हमने एडवर्टीजमेंट किया वो हमारा सेलिंग का पार्ट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जो भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाता है। अब बात आती है हमारी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं आर कॉल्ड कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, वो हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होगा। कहने के मतलब अगर आपने कोई मशीनरी अगर शॉप से हमने परचेज करा है और उसको फैक्ट्री तक के लाने में और उसको इंस्टॉल कराने में जो भी खर्चा आया है, मतलब हमने मशीनरी मान लो अगर 1 लाख की ली थी तो और उसको इंस्टॉल कराने में जो एक्सपेंस आया है वो हमारा 10,000 आया है। यानी कि रेडी टू मशीनरी यानी जो हम मशीनरी को यूज कर सकते हैं वो हमारा 1,10,000, ये जो पार्ट है हमारा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें से ये जो 10,000 है वो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वेजेस दिया होगा, अगर किसी लेबर को हमने दिखाया तो वही बताया होगा वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब ये हमारी मशीनरी का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में आ जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शो इन द बैलेंस शीट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसे मशीनरी का हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 are shown in the balance sheet, while the revenue expenditure are shown in the trading and P&L account डेबिट साइड। ये हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा एक्सपेंस है। अगर वो हमारा ट्रेडिंग से पार्ट है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। रेवेन्यू रिसीट द अमाउंट अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम इज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। यानी कि जो भी हमें अमाउंट रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो रिसीव होने वाला है उसको हम रेवेन्यू रिसीट में कहते हैं। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स the receipts or income which are received by business organization, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव किया जाता है इन कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी, मीन्स उनके जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग मेन एक्टिविटी। रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट्स which are not revenue nature are capital receipts। यानी कि जो भी हमारा है ना रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है वो हमारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बन जाएगा। The receipts which are not received now and then can be treated as capital receipts। रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि जो भी हमने सेल ऑफ फर्नीचर कर दिया है तो उससे हमें जो पैसा आया है वो हमारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एग्जांपल। कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल आपके जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर, शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय शेयर होल्डर्स, लोन रेज, अगर हमने बैंक से अगर लोन लिया हुआ है तो वो इसके अंदर में आ जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने है ना प्रोसीड्स नेट के अगर हमने कोई फिक्स एसेट्स अगर बेचा है तो उससे जो हमें पैसा नेट मिला है उसको हम सेल ऑफ फिक्स एसेट में। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस इन द केस ऑफ क्लब या फिर एसोसिएशन, लीगेसी, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, गवर्नमेंट जो भी हमें पैसे देती है कोई अगर फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं तो उसको लगाने के लिए तो वो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स में आ जाता है। डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये जो सारी चीज है वो हमारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बनता है। रेवेन्यू रिसीट्स रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो हम मेन एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि अगर हम गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक लॉयर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, CMA हो गए, तो ये सारे हम लोग क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुड्स यानी कि जैसे आप टेलीविजन बेच रहे हो या फिर मोबाइल फोन का बिजनेस है, ये सारा आपका गुड्स के कैटेगरी में आ जाएगा। फिर जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ द क्लब एंड एसोसिएशन। यहाँ पे ये एनुअल यानी कि हर साल ये ना फीस हमें यानी कि कुछ मेंबर बनने के लिए हमें देना पड़ता है, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट बनता है। डोनेशन विच आर जनरली इन नेचर, जनरल नेचर का अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। सॉरी, मेंबरशिप। फिर इसके बाद एंट्रेंस फीस, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उसको हम बेच देते हैं, फिर मैगजीन इसमें भी आ जाएंगे। तो फिर लॉकर रेंट, सेल ऑफ टिकट फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और कंसर्न। फिर इसके बाद आता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मान लो कि आपने ना कोई जो मशीनरी थी उसको है ना 10,000 में बेचा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी यानी कि WDV वैल्यू उसकी थी 8,000, मीन्स आपने यानी कि 2,000 ज्यादा पे बेच दिया, तो ये आपका जो है वो प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट क्या लाएगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट आएगा।
फिर उसके बाद है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू यानी कि जो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है वहां से जो आ रहा है। कहने का मतलब अगर कोई मोबाइल शॉप है, वो अगर उसमें अगर कोई वन मोबाइल जो है वो मान लो जैसे कि 10,000 का परचेज करके लेके आया था, लेकिन वो बेच रहा है उसको 15,000 में, तो यानी 5,000 का जो है वो उसका प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट कहलाएगा यानी कि इसका डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ये इसका हमारा रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट बन जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। द प्रॉफिट विच इज अर्न ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है, इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल लॉस इसका जस्ट अपोजिट, मीन्स 10,000 का था, आपने उसको 8,000 में सेल कर दिया, तो ये आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। द लॉस सफर्ड बाय कंपनी ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स इज कॉल्ड लॉस, मीन्स WDV वैल्यू उसकी 10,000 थी, लेकिन हमने इसको सेल जो है वो 8,000 में कर दिया है, तो 2,000 का हमारा ये जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस हमारा कैपिटल लॉस कहलाएगा। और रेवेन्यू लॉस इसका जस्ट अपोजिट, मीन्स वही 15,000 की कॉस्ट थी, मीन्स हमने परचेज किया था और बाई चांस उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया होगा या फिर पीस खराब निकल गया तो हमें 10,000 में उसको बेचना पड़ा, तो उस केस में यानी कि 5,000 का ये आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। रूल फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर है ना क्या क्या रूल है, किस चीज को हमें ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। Expenditure can be recognized as a capital if it is incurred for a following purpose. An expenditure incurred for a purpose of acquiring long-term assets. अगर कोई हम long term पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, assets को acquire कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। फिर यूजफुल लाइफ एटलीस्ट कम से कम है ना 1 ईयर से तो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एक अकाउंट यानी कि 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए मोर। तो एक तो ये कंडीशन है फॉर द यूज ऑफ द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट एंड नॉट मीट फॉर रीसेल। और हमारा ये भी पर्पस नहीं कि हमने इसको रीसेल के लिए ना रखा हो, मतलब हम इसका यूज करेंगे, रीसेल नहीं करना इसको, ये हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है, इफ एन सेकेंड हैंड मोटर कार डीलर buys a piece of furniture with a view to use it in the business, it will be capital expenditure, क्योंकि उसका जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो कार सेल का है, तो वो फर्नीचर जो खरीदेगा, परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट इफ ही बाइज सेकेंड हैंड मोटर कार फॉर रीसेल, अब यहाँ पे रीसेल पर्पज से है तो ये इसका रेवेन्यू का पार्ट है, देन इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ही डील्स इन सेकेंड हैंड मोटर कार, क्योंकि उसका जो मेन एक्टिविटी है वो सेकेंड हैंड मोटर कार की है। अगर वो न्यू कार ले लेता है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, न्यू कार लेता है बिजनेस में यूज करने के लिए, यूज इन द बिजनेस, तो उस केस में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। लेकिन वही सेकेंड हैंड अगर कार लेता है जो कि वो रीसेल करेगा रीसेल पर्पज से, तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। When an expenditure is incurred to improve the present condition of a machine of putting an old assets into working condition, it is recognized as a capital expenditure. The expenditure is a capitalized and added to the cost of assets. Likewise, any expenditure incurred to put an assets into working condition is also a capital expenditure. यानी कि अगर हमने कोई assets में अगर ओल्ड assets को यानी कि यूज करके उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, इफ one buys a machine
for rupees 5 lakh and pay 20,000 as a transaction transport charges and 40,000 installation charges. The total cost of machine comes up to 5,60,000. Similarly, if a building is purchased for a 1 lakh and 5,000 is spent on registration, stamp duty and capital expenditure on the building stand 105 मीन्स कोई भी चीज अगर हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग हमने परचेज करा 1 लाख का और स्टैम्प ड्यूटी हम उसमें 5,000 दे रहे हैं, तो हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी वो 1 लाख ना होके हम उसको 1,05,000 बोलेंगे। अगर किसी सामने वाले को अगर हम बताएंगे कि आपको बिल्डिंग कितने की पड़ी, तो हम उसको बोलेंगे 1,05,000 की, क्योंकि उसको पूरा जो कॉस्ट है वो हमारा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही आपका मशीनरी का बता रखा है। मशीनरी की तो वैल्यू तो अगर शॉप पे तो हम इतनी देखें, लेकिन हमारे फैक्ट्री तक के लाने में जो भी खर्चा यूज हुआ है, यानी कि उसको रनिंग तक लाने में 5,60,000 तक आ रहा है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, यानी कि ये जो हमारा पार्ट बनेगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, अगर अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ा देती है किसकी, बिजनेस की, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर incurred for shifting the factory for easy supply of a raw material. Here the cost of shifting will be capital expenditure, यानी कि शिफ्टिंग का जो कॉस्ट है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Premium expense incurred before commencement of business is considered as a capital expenditure. For example, legal charges paid for a drafting the memorandum and article of association of a company, or brokerage paid to broker, commission paid to underwriters for raising capital, यानी कि इन सब का जो यूज है वो हम कैपिटल को रेज करने में यूज कर रहे हैं। ये सारा भी जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। Thus, one useful way of recognizing expenditure as a capital is to see that because of the expenditure, the business will own something which qualify as a assets at the end of accounting period. Some example of a capital expenditure. कुछ हमारे capital expenditure के example दे रखे हैं। Purchase of land and building, machinery, furniture, cost of lease, hold and building, cost of purchase of goodwill, premium expenditure, cost of addition or extension of existing assets, cost of overhauling second-hand machine, expenditure on putting an assets into a working condition, यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी एसेट्स पे उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो वो हमारा फिक्स एसेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। फिर कॉस्ट इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस, रूल फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो हमारा जो रूल है वो हमारा क्या कहता है, एक रूल तो ये है कि यानी कि जो भी हमें एक्सपेंडिचर का है वो विद इन 12 मंथ रीसेल पर्पज से होना चाहिए, within 12 months. Any expenditure which cannot be recognized as a capital expenditure can be termed as a revenue expenditure. A revenue expenditure temporarily influences only the profit earning capacity. जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको बताता है किसका, बिजनेस का। एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू when it is incurred for a following purpose. Expenditure for day-to-day conduct, जो भी expenditure है वो day-to-day conduct हो रहा है of a business, benefit of which last less than 1 year. Example are wages of workmen, interest on borrowing, borrowed capital, rent, selling expense and so on. ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स, जो भी हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं
on goods and services for resale either in their original or improved form. या फिर examples are purchase of raw material, office stationery, and like. At the end of the year, there may be some revenue items, stock, stationery, still in hand. These are the generally passed over the next year. Means ये जो चीजें वो खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, and they were acquired in a previous year, और इनको previous year में acquire किया होता है. Expenditure incurred for maintaining fixed assets in working order, for example repair, renewal and depreciation. ये जो उनको वर्किंग कंडीशन में यानी कि रखना होता है फिक्स एसेट्स को, उसको हम रेवेन्यू में आ जाता है. Some example revenue expenditures: salary and wages paid to employee, rent and rates of a factory or office, depreciation of plant and machinery, consumable store, inventories of raw material, work in progress and finished goods, insurance premium, taxes and legal expenses and miscellaneous expenses. बस आज हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे.